तो भेड़ियों को लेकर जो खबर थी उसकी 10 बड़ी खबरें हमने आपको बताई। अब पाठशाला की पहली क्लास, पहला चैप्टर। उधर ममता की धमकाने वाली पॉलिटिक्स, इधर पीएम मोदी ने माफी क्यों मांगी। बंगाल के गवर्नर और अमित शाह की मुलाकात हुई, राष्ट्रपति शासन पर क्या बात हुई, किसने डिमांड कर दी कि ममता का लाई डिटेक्टर टेस्ट कराओ, सच सामने आ जाएगा। सबसे पहले इसका चैप्टर। इस देश में सनातन को गाली देने वाले लोग भी हैं, अरे खुल के गाली देते हैं, लेकिन वो तो माफी नहीं मांगते। इस देश में भगवान का अपमान करने वाले लोग भी हैं जिन्होंने कभी माफी नहीं मांगी। इस देश में हमारे महानायकों को अपशब्द कहने वाले लोग हैं जो इस बात पर कभी शर्मिंदा तक नहीं होते। सावरकर जैसे वीर को कोसने वाले लोग हैं जिन्हें कभी अपनी बात पर पछतावा नहीं होता। और वो तो छोड़िए, अभी बंगाल में इतनी बड़ी घटना हो गई, किसी ने माफी मांगी क्या? किसी ने नहीं मांगी। लेकिन इसी देश में नरेंद्र मोदी जैसे नेता भी, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के चरणों में सिर झुकाकर माफी मांगते हैं, वो भी इस बात पर कि उनकी एक प्रतिमा टूटकर गिर गई थी। जबकि अगर आप देखिएगा तो इसमें नरेंद्र मोदी का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। नरेंद्र मोदी उस प्रतिमा का मेंटेनेंस नहीं देख रहे थे। महाराष्ट्र का मामला था, वहां की सरकार का मामला था। शिवाजी महाराज की प्रतिमा और इस प्रोजेक्ट का काम राज्य सरकार के साथ मिलकर नौसेना ने किया था। लेकिन प्रतिमा गिरने की वजह कोई भी हो, गलती किसी की भी हो, नरेंद्र मोदी का उससे कोई सीधा लेना देना था भी नहीं। लेकिन मोदी ने सामने आकर जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि वो तो प्रधानमंत्री हैं, वो क्यों माफी मांगेंगे भाई। लेकिन अपने महापुरुषों और महानायकों के प्रति ऐसा सम्मान और समर्पण है नरेंद्र मोदी का कि प्रधानमंत्री आज महाराष्ट्र गए तो बिना हिचक, बिना संकोच कह दिया कि छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे आराध्य हैं, हमारे भगवान हैं। और वो सिर झुकाकर अपने आराध्य से माफी मांगते हैं, क्योंकि वो उन लोगों में से नहीं है जो आए दिन सावरकर जैसे महान सपूतों को गालियां देते रहे। सोचिए, इस बात से पीएम मोदी ने अपना सियासी कद और कितना ऊंचा कर लिया कि जिस बात के लिए मुख्यमंत्री माफी मांग चुके, डिप्टी सीएम माफी मांग चुके, और जिस बात में उनकी कोई गलती भी नहीं है, उन पर माफी मांगने का कोई प्रेशर भी नहीं था, वो चाहते तो कुछ ना बोलते और कह देते कि विपक्ष राजनीति कर रहा है। लेकिन पीएम मोदी ने ब्लेम गेम नहीं खेला। उन्होंने इस बात का पूरा ख्याल रखा कि जो लोग छत्रपति शिवाजी महाराज को भगवान की तरह पूजते हैं, उनकी आस्था को ठेस पहुंची है, इसलिए बॉस माफी मांग लेनी चाहिए। उनके दर्द को कम करने के लिए पीएम मोदी ने बिना लाग लपेट के माफी मांगी। पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि उनके संस्कार इस देश के दूसरे नेताओं से अलग है। पीएम मोदी ने आज सिर्फ माफी नहीं मांगी, बल्कि इस देश में हर नेता को एक जरूरी सबक भी दिया है। और इंडी गठबंधन को तो यह सबक जरूर सीखना चाहिए, जो बंगाल तक पर माफी मांगने को तैयार नहीं है। नरेंद्र मोदी ने सबक दिया कि गलती मानने और माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता। नेता को हमेशा जनता के सामने झुककर रहना चाहिए। नेता को इस घमंड में नहीं रहना चाहिए कि वही सब कुछ है। नेता को यह नहीं भूलना चाहिए कि यह कुर्सी जनता की ही दी हुई है। कई बार गलती के सीधे जिम्मेदार न होने पर भी माफी मांगनी चाहिए। सार्वजनिक जीवन में किसी भी नेता को विनम्र रहना चाहिए। एक बार सुनिए आज महाराष्ट्र के पालघर में पीएम मोदी ने क्या कहा है, फिर आपको बताऊंगा कि पीएम मोदी ने तो मूर्ति टूटने पर माफी मांग ली, बावजूद इसके कैसे पॉलिटिक्स की जा रही है अभी भी इंडी गठबंधन की तरफ से। और एक डॉक्टर बेटी और उसके परिवार के सपनों को तोड़ने की माफी ममता बनर्जी कब मांगेंगी, बंगाल में जो चल रहा है उस पर माफी कब मांगी जाएगी, इसका प्रश्न भी उठाऊंगा। लेकिन पहले पीएम मोदी को सुनिए। पिछले दिनों सिंधुदुर्ग में जो हुआ, मेरे लिए, मेरे सभी साथियों के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ नाम नहीं है, हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव है। और मैं आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। वीर सावरकर को गालियां देने के बावजूद भी माफी मांगने को जो तैयार नहीं है, अदालतों में जाकर के लड़ाई लड़ने को तैयार है, महाराष्ट्र की जनता उनके संस्कार को अब जान ले।
पीएम मोदी की इस पाठशाला से इंडी गठबंधन के नेता बहुत से सबक ले सकते हैं और खासकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए यह सबक बड़ा जरूरी भी है। पीएम मोदी ने तो एक मूर्ति टूटने पर माफी मांग ली, उसके बारे में और आगे बताऊंगा। शिवाजी महाराज के लिए, उनके प्रतीकों के लिए नरेंद्र मोदी ने क्या किया है वो भी आगे याद दिलाऊंगा। लेकिन यही कोलकाता केस पर भी आप देखिए कैसी पॉलिटिक्स हुई। ममता बनर्जी से सवाल है कुछ कि ममता बनर्जी डॉक्टर बेटी को सुरक्षित माहौल नहीं देने पर कब माफी मांगेंगी? वो डॉक्टर बेटी के परिवार के सपने टूटने पर कब माफी मांगेंगी? वो मेडिकल कॉलेज को हमले से न बचा पाने पर कब माफी मांगेंगी? और वो उन डॉक्टर से कब माफी मांगेंगी जिन्हें वो सुरक्षा का भरोसा नहीं दे पा रही है? जिस तरह से ममता की पुलिस ने इस केस को हैंडल किया, उसके लिए ममता बनर्जी कब माफी मांगेंगी? राहुल गांधी कब माफी मांगेंगे कि वो यूपी के मामले में तो बोलते हैं लेकिन बंगाल नहीं जा पाते? ममता बनर्जी जिस तरह से बर्ताव कर रही हैं, जिस तरह से धमका रही हैं, उससे तो ऐसा कहीं से नहीं लगता कि वो माफी मांगने के मूड में। माफी तो छोड़िए, वो अपनी गलती तक मानने को तैयार नहीं, उल्टे ब्लेम गेम खेल रही हैं। आज भी उन्होंने सारा दोष पीएम मोदी पर मढ़ते हुए उन्हें एक और चिट्ठी लिख दी। ममता बनर्जी एक चिट्ठी पहले भी पीएम मोदी को लिख चुकी थी, आज उन्होंने पीएम मोदी को एक दूसरी चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में ममता बनर्जी ने पीएम से कहा कि उन्होंने 22 अगस्त को महिला अपराध पर सख्त कानून की मांग को लेकर एक लेटर पहले भी लिखा था। ममता बनर्जी ने कहा कि इतने संवेदनशील मुद्दे पर भी उन्हें लेटर का कोई जवाब नहीं मिला। ममता बनर्जी ने कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री का जवाब तो नहीं मिला, लेकिन महिला और बाल विकास मंत्रालय का लेटर मिला है, जिससे यह पता चलता है कि मामले की गंभीरता को समझा नहीं जा रहा है। ममता बनर्जी ने कहा कि फिर से सख्त कानून बनाने की अपील करती हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि समाज के हित में उनकी बात पर ध्यान दिया जाएगा। ममता बनर्जी ये लेटर तब लिख रही हैं जब उन्हें उनके 22 अगस्त के लेटर का रिप्लाई 25 अगस्त को मिल चुका है। लेकिन ममता बनर्जी की कुर्सी खतरे में है, तो वो पीएम को चिट्ठियां लिखकर अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में, और ये चिट्ठियां लिखने का सीधा मकसद यही है कि पूरे मामले में पीएम का नाम लाकर राजनीति की जाए, जिससे कोलकाता केस से ध्यान भटक जाए। ममता बनर्जी को लग रहा है कि उनकी कुर्सी तभी बच पाएगी जब वो इस तरह से कोलकाता केस में राजनीति करेंगी और बार बार इस राजनीति में पीएम मोदी का नाम घसीट लाएंगी। ये सब ममता बनर्जी इसलिए कर रही हैं कि वो बेचैन है। उनकी बेचैनी की वजह यह है कि राज्यपाल दिल्ली में गृहमंत्री से मिलने आए हुए हैं। आज पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस की मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह से हुई है। यह मुलाकात तब हुई जब राष्ट्रपति भी कोलकाता केस पर कह चुकी है कि अब बस बहुत हुआ। राष्ट्रपति के बयान के बाद अब राज्यपाल का गृह मंत्री से मिलना दिल्ली से लेकर कोलकाता तक इस मीटिंग को लेकर बड़ी हलचल है। और शायद ममता बनर्जी ने चिट्ठी आज इसलिए भेजी हो कि कहीं अगर राष्ट्रपति शासन लगने वाला हो तो वो ये दिखा सके कि देखो, मैं तो लड़ रही थी लड़ाई, मैं तो कानून बनाने बोल रही थी, ये तो नरेंद्र मोदी नहीं बना रहे, मेरी चिट्ठी का रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, और देखो राष्ट्रपति शासन लगा दिया। राज्यपाल की गृह मंत्री से मुलाकात में क्या बात हुई, अंदर की खबर क्या है, यह भी हमने सूत्रों से पता किया। पता चला कि बंगाल के राज्यपाल ने गृह मंत्री को लॉ एंड ऑर्डर पर रिपोर्ट सौंप दी है। इसमें प्रदर्शनकारियों पर पुलिस के एक्शन के बारे में बताया गया है। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी नेताओं पर हुए हमले की जानकारी दी गई है। राज्यपाल ने गृह मंत्री को बताया कि पीड़ित परिवार क्या चाहता है, उनकी क्या मांग है, इन सब की जानकारी गृह मंत्री अमित शाह को दे दी गई है। यानी गृह मंत्री के पास अब बंगाल की कानून व्यवस्था कैसी है, इसको लेकर कंप्लीट रिपोर्ट है। अब सवाल यह है कि क्या राष्ट्रपति शासन लगेगा? उधर पश्चिम बंगाल के हालात को लेकर इसलिए भी सवाल उठ रहे हैं कि 22 दिन हो गए, 22 डेज, अभी भी डॉक्टर्स का आंदोलन चल रहा है। डॉक्टर्स को डराया धमकाया जा रहा है, लेकिन डॉक्टर पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो अपना आंदोलन तेज करने की तैयारी कर रहा है। डॉक्टर्स इस आंदोलन को खत्म करने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि उन्हें राज्य सरकार पर भरोसा नहीं है। वो आंदोलन के दूसरे पार्ट की तैयारी कर रहे हैं। डॉक्टर्स का सीधा कहना है कि इस मामले में न्याय हो, उन्हें सुरक्षा मिले और दोषियों को सजा मिले। एक बार 22 दिन से आंदोलन कर रहे डॉक्टर्स को भी सुनिए। हम लोग 2 सितंबर डिसाइड किया है, लाल बाजार जाएंगे, क्योंकि हम लोगों का जो डिमांड है सीपी का रेजिग्नेशन, उसके हिसाब से वो तो अभी तक नहीं हुआ, इसलिए हम लोग लाल बाजार अभियान ये करेंगे 2 सितंबर। और सीज वर्क जैसे चल रहा था वैसे ही चलेगा। हम लोग एक पेन डाउन के प्लान कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया। कोलकाता केस को लेकर ममता बनर्जी के खिलाफ भयंकर गुस्सा है। बंगाल में कोई दिन ऐसा नहीं जा रहा जिस दिन प्रोटेस्ट ना हो रहा है। आज भी कोलकाता में बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है। यह प्रोटेस्ट एक बार फिर बीजेपी ने किया। बीजेपी के इसी तरह से प्रोटेस्ट और लगातार सियासी हमलों से ममता बनर्जी परेशान है। बीजेपी ने किस तरह से आज प्रोटेस्ट किया है कोलकाता में, उसकी कुछ तस्वीरें दिखाता हूं। हम आपको
तस्वीरों में दिखा रहे हैं, ये करुणामयी और उस कमीशन के सामने की तस्वीर है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पुलिस से जो एक बड़ा कॉर्डन लगाया है, सुरक्षा घेरा लगा दिया है और उन्हें आगे जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। साथ ही यहाँ पर बैरिकेड भी लगाए गए हैं। बड़ी संख्या में महिला पुलिस कर्मी को जो है तैनात किया गया है, ताकि जो महिला मोर्चा के कार्यकर्ता हैं यहाँ पर उनको रोका जा सके। उनके तरफ से कहा जा रहा है कि उनको आगे जाने की अनुमति नहीं है, ऐसे में उनको यहीं पर उस दफ्तर के सामने जो है रोक दिया गया है। लगातार नारेबाजी की जा रही है और पुलिस से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं अग्निमित्रा पॉल और लोकेट चैटर्जी, और कह रहे हैं कि उन्हें जो है उस जो विमेन कमीशन का दफ्तर है वहां तक जाना है। बीजेपी ने ममता बनर्जी की सियासी घेराबंदी कर दी और इसी बात से परेशान ममता बनर्जी पीएम को चिट्ठी पर चिट्ठी लिखे जा रही है। लेकिन ममता बनर्जी इस बार बुरी तरह फंसी हुई। बीजेपी ने तो यहां तक कह दिया कि ममता बनर्जी का लाई डिटेक्टर टेस्ट होना चाहिए और सच सामने आ जाएगा। सुनिए बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला को। सुश्री ममता बनर्जी को जिन बलात्कारियों को बचाने का उन्होंने प्रयास किया है, उस मामले में जब तक स्वयं ममता बनर्जी का लाई डिटेक्टर टेस्ट नहीं होता, तब तक इस मामले की तह तक पहुंचा नहीं जा सकेगा। कल जो टेप आए हैं, ऑडियो टेप्स, जिसमें बलात्कार पीड़िता के परिजनों को अस्पताल के एक अधिकारी द्वारा किए गए फोन में किस तरह से झूठ बोला गया, वो सिद्ध हुआ है। एक तरफ तो ममता बनर्जी हैं जो मुख्यमंत्री की अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस हद तक जाती हैं कि उन पर आरोप लगता है कि ये तो भाई डरा रही हैं, धमका रही, धमकियां दे रही हैं। फिर देश में आग लग जाए तो लग जाए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जो एक प्रतिमा गिरने पर माफी मांग लेते हैं और एक पल के लिए भी ये नहीं सोचते कि लोग क्या कहेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज की जिस प्रतिमा के गिरने के लिए पीएम मोदी ने आज महाराष्ट्र जाकर माफी मांगी, उस प्रतिमा का अनावरण पीएम मोदी ने पिछले साल 4 दिसंबर को किया था। नौसेना दिवस के मौके पर महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के राजकोट जिले में 35 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण हुआ था। प्रतिमा का मकसद मराठा नौसेना की विरासत और छत्रपति शिवाजी महाराज के समुद्री सुरक्षा में योगदान का सम्मान करना था। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के मुताबिक प्रतिमा नौसेना ने बनवाई थी और हवा के कारण गिर गई। लेकिन विपक्ष ने आरोप लगाया कि प्रतिमा को बनाने में भ्रष्टाचार हुआ है, इसी वजह से वो 8 महीने में गिर गए। पूरे देश में और खासकर महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज को बहुत सम्मान दिया जाता है, इसलिए महाराष्ट्र में इंडी गठबंधन ने उनकी प्रतिमा के इस तरह गिरने को बड़ा मुद्दा बना लिया। महाराष्ट्र में चुनाव भी हैं, इसलिए भी विपक्ष इस मुद्दे को हाथ से जाने नहीं देना चाहता। इंडी गठबंधन ने 1 सितंबर को बड़े आंदोलन तक का ऐलान कर दिया। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा कि उनकी पार्टी सरकार को जूते मारो आंदोलन शुरू करेगी। आज भी इंडी गठबंधन इसी ताक में था कि वो पीएम मोदी के महाराष्ट्र दौरे पर एनडीए को इस मुद्दे पर पानी पिला देगा। पीएम मोदी के मुंबई दौरे से पहले कांग्रेस ने पीएम मोदी से माफी की मांग करते हुए पोस्टर लगा दिए। जब पीएम मोदी मुंबई दौरे पर रहे तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काले झंडे लेकर सड़क पर प्रदर्शन किया। लेकिन इससे पहले कि इंडी गठबंधन कुछ माहौल बना पाता, पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के पालघर के कार्यक्रम में माफी मांगकर पूरे मामले को ठंडा कर दिया। और जो कांग्रेस पीएम मोदी को काले झंडे दिखा रही, उसके प्लान को पीएम मोदी ने रेड फ्लैग कर दिया। जब इंडी गठबंधन को लगा कि पीएम मोदी की माफी के बाद तो इस मामले में कुछ बचा ही नहीं, तो अब इंडी गठबंधन माहौल यह बना रहा है कहकर कि माफी भी काफी नहीं है। सुनिए आप शिवसेना यूबीटी के नेता क्या कह रहे हैं, फिर बताऊंगा कि इस मूर्ति के टूटने को लेकर कैसे माफी मांगने की लाइन लग गई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज आपको महाराष्ट्र की 13 करोड़ जनता के सामने नतमस्तक होकर माफी मांगनी पड़ी ना। छत्रपति शिवाजी महाराज केवल महाराष्ट्र के आराध्य नहीं है, संपूर्ण भारत के आराध्य देव। आज अगर उनकी मूर्ति में किसी प्रकार का भ्रष्टाचार पाया जा रहा है तो सिर्फ माफी से तो काम नहीं चलने वाला। प्रधानमंत्री जी, आपके मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, उप मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। आपके जो मंत्री हैं दीपक केसरकर, उनको तो तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। आप यह भी देखिए कि महाराष्ट्र में एनडीए सरकार ने छत्रपति शिवाजी महाराज की घटना को कितनी गंभीरता से लिया। इस मामले में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम से लेकर सीएम सब माफी मांग चुके। भाई एकनाथ शिंदे कह चुके कि वो 100 बार पैर छूकर माफी मांगने को तैयार हैं, वो माफी मांगने से पीछे नहीं हटेंगे। डिप्टी सीएम अजीत पवार कह चुके कि महाराष्ट्र की 13 करोड़ जनता से माफी मांगते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे देवता हैं। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी कह चुके हैं कि राज्य सरकार इससे भी बड़ी शिवाजी की प्रतिमा लगवाएगी और उनके सम्मान को बरकरार रखा जाएगा।
इतना ही नहीं, बीजेपी मुंबई के अध्यक्ष आशीष शेलार पर इस घटना पर माफी मांगने वो भी मांग चुके हैं। यानी इससे पहले कि इंडी गठबंधन इस मामले में तूफान खड़ा करता, सरकार सरेंडर मोड में दिखी और माफी मांगकर इस मामले को और आगे बढ़ने नहीं दिया। इस घटना को लेकर महाराष्ट्र सरकार इतनी अलर्ट है कि कल देर रात भी सीएम शिंदे ने दोनों डिप्टी सीएम और नौसेना के अधिकारियों के साथ बैठक। वहीं आज डिप्टी सीएम अजित पवार उस राजकोट किले में पहुंच गए जहां शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरी थी। अजित पवार ने वहां जाकर हालात का जायजा लिया, संबंधित अधिकारियों से बातचीत भी की। सिर्फ 8 महीने में ही कोई प्रतिमा गिर जाए तो उस पर सवाल उठेंगे कि इतनी जल्दी प्रतिमा कैसे गिर गई। क्या यह लापरवाही है या प्रतिमा के निर्माण में कोई भ्रष्टाचार हुआ? इन सवालों से महाराष्ट्र सरकार बच भी नहीं सकती। इसलिए सरकार ने पहले ही इस मामले की जांच के आदेश दे दिए। एक ज्वाइंट टेक्निकल कमेटी बनाई गई है। इसके अलावा जो लोग इस प्रतिमा के निर्माण में लगे थे उनके खिलाफ एफआईआर हुई है, गिरफ्तारियां हो रही। पुलिस ने इस प्रोजेक्ट से जुड़े स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट चेतन पाटिल को गिरफ्तार भी कर लिया है। चेतन का नाम एफआईआर में मूर्ति बनाने वाले कलाकार जयदीप आप्टे का भी नाम है। जयदीप आप्टे अभी फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। मूर्ति मामले में महाराष्ट्र सरकार पर यह भी आरोप लग रहे हैं कि वो सब कुछ नौसेना पर डालकर अपनी जिम्मेदारी से बच रही, जबकि इस मामले में गुरुवार को नौसेना ने एक बयान जारी किया था कि प्रतिमा का कॉन्सेप्ट उनका था, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को लीड किया था। राज्य सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन में इसका काम को पूरा किया गया। सरकार की तरफ से इसके लिए फंड भी दिया गया। नौसेना की तरफ से कहा गया कि वो इस मामले में प्रतिमा की मरम्मत, उसे जल्द से जल्द फिर से स्थापित करने को लेकर प्रतिबद्ध है। इंडी गठबंधन पीएम मोदी और एनडीए पर छत्रपति शिवाजी महाराज के अपमान का आरोप लगा रहा है, लेकिन शायद इंडी गठबंधन के नेता ये भूल गए हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ही हैं जिनकी लीडरशिप में महाराष्ट्र सरकार छत्रपति शिवाजी महाराज के उस घातक हथियार बाघ नख को 350 साल बाद विदेश से वापस लेकर आई। यह बाघ नख लंदन के विक्टोरिया और अल्बर्ट म्यूजियम में रखा हुआ था और इसे जुलाई में वापस भारत लाया गया। इसी बाघ नख से छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल खान का खात्मा किया था। अफजल खान मुगल सल्तनत का एक सरदार था। शिवाजी महाराज ने इसी बाघ नख से अफजल खान का पेट चीर दिया था पूरा। इस बाघ नख को पूरे सम्मान के साथ महाराष्ट्र के सतारा स्थित शिवाजी महाराज के म्यूजियम में रखा गया। तो जो लोग आज शिवाजी महाराज की बात कर रहे हैं, उनके सम्मान की बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी को कह रहे हैं कि वो छत्रपति शिवाजी महाराज का सम्मान नहीं करते। बॉस, आप लोग इतना सम्मान करते थे तो ये लाना था ना इतने साल में। छत्रपति शिवाजी महाराज का बाघ नख कोई लेकर आया है तो नरेंद्र मोदी लेकर आए, उनकी सरकार लेकर आई है। और एक मूर्ति गिर गई तो कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जो है छत्रपति शिवाजी महाराज का सम्मान नहीं करते। मूर्ति किसी ने भी बनवाई हो, कॉन्सेप्ट किसी का भी हो, लेकिन आज पीएम मोदी ने माफी मांगकर इस विवाद पर ब्रेक लगाया, क्योंकि पीएम मोदी नहीं चाहते कि ऐसे विवादों में सरकारें फंसी रहें और वो गलती मानकर उसे सुधारने और आगे बढ़कर काम करने में विश्वास रखते हैं। आप देखिए कि आज पीएम मोदी महाराष्ट्र के पालघर गए तो उन्होंने वहां एक मेगा प्रोजेक्ट की भी शुरुआत की। यह प्रोजेक्ट इतना बड़ा है कि डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दावा कर दिया कि इस प्रोजेक्ट के लिए पीएम मोदी को अगले 200 साल तक याद किया जाएगा। ऐसा प्रोजेक्ट है। ऐसा क्या प्रोजेक्ट है भाई? महाराष्ट्र के पालघर में पीएम मोदी जो पोर्ट बनवा रहे हैं, वो पोर्ट बड़ा खास है। इस पोर्ट का नाम वधावन पोर्ट है, बंदरगाह। यह पोर्ट 76,220 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है, जो 2030 तक बनकर तैयार हो जाएगा। यह पोर्ट भारत में गहरे पानी का सबसे बड़ा बंदरगाह है और दुनिया के 10 सबसे बड़े पोर्ट में से एक होगा। वधावन पोर्ट से सालाना 298 मिलियन मीट्रिक टन व्यापार होने के आसार हैं। पोर्ट बन जाने के बाद गुजरात, राजस्थान और सेंट्रल इंडिया से व्यापार तेजी से होगा। यह पोर्ट विदेशी व्यापार में लगने वाले अतिरिक्त समय और खर्च को कम करेगा। अनुमान के मुताबिक पोर्ट बन जाने से 12 लाख रोजगार पैदा होंगे। यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी बहुत जरूरी कदम है। भारत के 1448 हेक्टेयर के समुद्री इलाके पर निगरानी बढ़ेगी, स्ट्रैटेजिक इंपोर्ट ज्यादा होगा और इससे अरब सागर में भारत की पैठ बढ़ेगी। यूरोप, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, अमेरिका जैसे देशों से व्यापार बढ़ जाएगा भाई। यही वजह है कि पीएम मोदी भी इस कदम को भविष्य में गेम चेंजर रहने वाला ये कह रहे हैं। आज महाराष्ट्र से पीएम ने यह भी संकेत दिया, और ऐसा संकेत जिससे विपक्ष में खलबली मचेगी, कि पीएम मोदी फिर लौटने वाले हैं 5 साल बाद। दरअसल पीएम मोदी ने एक कार्यक्रम में यह कह दिया कि वो अगली बार इस समारोह में फिर आएंगे, यानी 2029 के लिए भी पीएम मोदी ने अपना कॉन्फिडेंस दिखा दिया। सुनिए पीएम मोदी को।
मुझे मेरे देश के युवाओं की टैलेंट पे इतना भरोसा है और मैं कहता हूं, बड़े विश्वास से कहता हूं, आवर बेस्ट इज येट टू कम। ये आपका 5वां समारोह है ना, तो 10वें में मैं आऊंगा। और तब आपने भी कल्पना नहीं की होगी, वहां पर आप भी पहुंचे होंगे दोस्तों। यानी नरेंद्र मोदी ने क्लियर कर दिया कि भारत को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। जो लोग भारत को बांग्लादेश जैसा बनाने का सपना देख रहे हैं, वो सपना पूरा नहीं हो पाएगा। नरेंद्र मोदी भारत को विकसित भारत बनाने का जो सपना देख रहे हैं, वो पूरा होगा और ये सारा काम वो करेंगे और 2029 में भी सत्ता में लौटेंगे। जो लोग नरेंद्र मोदी को हटाने की तैयारी कर रहे हैं, वो भूल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी 2029 की तैयारी करके बैठे हैं। लेकिन जिन्हें नरेंद्र मोदी को हटाना है, वो पहले अपने आसपास जो लोग हैं उन्हें ही कोहनी मार मार के हटा रहे हैं। पाठशाला में अगली क्लास, राहुल, अखिलेश, केजरीवाल, इंडी के 3 नेताओं के बीच तलवारें क्यों खिंच गई हैं? महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव, इंडी के वो प्लेयर जो मोदी की टीम से खेल रहे हैं क्या? अब इसका चैप्टर। जब विधानसभा चुनाव का ऐलान हुआ था, तब इंडी गठबंधन बड़े जोर शोर से उतर गया था कि लोकसभा चुनाव में अभी ये काम पूरा नहीं हुआ नरेंद्र मोदी को हटाने का, तो वो विधानसभा में कर देंगे। मतलब लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को हरा नहीं पाए तो विधानसभा चुनाव में मोदी को हराएंगे मिलकर। लेकिन यहां मोदी को हराने की बात तो दूर, ये तो इंडी के प्लेयर खुद मोदी की टीम से खेलने लगे, ऐसा लग रहा है, क्योंकि इनकी आपस में ही तलवारें खींची हुई हैं। राहुल गांधी अलग तलवार लिए खड़े हैं, उनकी पार्टी कांग्रेस। अखिलेश ने अलग तलवार उठाई हुई है। केजरीवाल की तलवार तो हमेशा ही बाहर रहती है। कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो या फिर आम आदमी पार्टी, सब अपना अपना फायदा इस वक्त देख रहे हैं। हरियाणा से लेकर जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक इंडी गठबंधन में जो टेंशन है, वो पब्लिक भी देख रही है बॉस, क्योंकि इंडी गठबंधन के 3 नेता आमने सामने आ गए, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल। अखिलेश का सपना राष्ट्रीय पार्टी बनने का है, समाजवादी पार्टी को उन्हें राष्ट्रीय पार्टी बनाना है। केजरीवाल हरियाणा में सत्ता हासिल करना चाहते हैं, राहुल गांधी कश्मीर में कांग्रेस की वापसी चाहते हैं। और ये तीनों ही नेता ये काम गठबंधन के तहत नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी तक राज्यों के चुनाव को लेकर गठबंधन हुआ कहां है। अब आप खुद सोचिए कि मोदी विरोध और बीजेपी विरोध अब पीछे छूट जाएगा, अब ये आपस में लड़ेंगे, क्योंकि इनको सामने अपना फायदा दिख रहा है। आज इंडी गठबंधन में मचे इसी घमासान के बारे में आपको बताता हूं। सबसे पहले राहुल गांधी और अखिलेश यादव की बात कर लेते हैं, क्योंकि यूपी में तो 2 लड़कों की जोड़ी इन्होंने बनाई, इन्हें सीटें भी लोकसभा में यूपी में ठीक ठाक मिल गई। लेकिन अब इनमें मारामारी मची हुई है, क्योंकि अखिलेश यादव को लगता है कि कांग्रेस को तो उनकी वजह से फायदा हुआ है, नहीं तो यूपी में कांग्रेस को कौन पूछ रहा था भाई। उधर कांग्रेस को लगता है कि अखिलेश से अब काम निकल गया, तो फिर विधानसभा चुनाव में क्यों अखिलेश की पार्टी को भाग दिया जाए। लेकिन अखिलेश यादव भी दांव पेच में कम नहीं है। समाजवादी पार्टी ने जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ने का फैसला किया। ये समाजवादी पार्टी यूपी वाली, ये जम्मू कश्मीर जा रही है चुनाव लड़ने, जबकि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन ऑलरेडी हो चुका है। समाजवादी पार्टी ने हरियाणा में भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली है, जबकि हरियाणा में कांग्रेस को लग रहा है कि वो तो अकेले ही काफी है। ये इनका गठबंधन है बॉस। जम्मू कश्मीर और हरियाणा वो राज्य हैं जहां कांग्रेस पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ने की प्लानिंग कर रही है, जिससे जरूरी है उसके साथ गठबंधन भी कर रही है। समाजवादी पार्टी शायद कांग्रेस की स्कीम ऑफ थिंग्स में फिट नहीं बैठ रही, लेकिन अखिलेश की प्लानिंग कुछ और ही है। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए काम कर रहे हैं और इस टारगेट को पूरा करने के लिए कश्मीर और हरियाणा में चुनाव लड़ने वाले हैं। कांग्रेस से गठबंधन की कोशिश भी कर रहे हैं और गठबंधन नहीं होने पर अखिलेश कैसे कांग्रेस का गेम बिगाड़ सकते हैं वो बताऊंगा। उससे पहले सुनिए अखिलेश यादव ने हरियाणा में चुनाव लड़ने के सवाल पर क्या जवाब दिया। तो क्या हरियाणा में चुनाव लड़ेगी सपा? ये कहाँ चुनाव लड़ना है ये पार्टी तय करेगी और भविष्य में समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी कैसे बने उस दिशा में समाजवादी कार्यकर्ता नेता हम लोग लगातार काम करते रहेंगे।
समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनना है, लेकिन अगर समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई तो फिर कांग्रेस का क्या काम? कांग्रेस क्यों अपना कॉम्पिटिटर तैयार करेगी भाई? हरियाणा कोई यूपी भी नहीं है जहां कांग्रेस को समाजवादी पार्टी की जरूरत थी। यूपी में तो खूब प्रचार हुआ था कि 2 लड़कों की जोड़ी आ गई, 2 लड़कों की जोड़ी आ गई। अब लड़के एक दूसरे को कोई नहीं मार रहे, हटो ना, थोड़ा दूर रहो। हरियाणा में कहां आ रहे हो? राहुल और अखिलेश आ गए, ये यूपी में खूब फैलाया, लेकिन अब ये सब विधानसभा चुनाव में नहीं दिख रहा। हरियाणा में तो यूपी के 2 लड़कों की जोड़ी आपस में ही लड़ने वाली है, क्योंकि बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ने हरियाणा में कांग्रेस से 5 सीटें मांग ली। इसके लिए कांग्रेस हाईकमान से चर्चा चल रही है। गठबंधन नहीं होने पर समाजवादी पार्टी कह रही है कि हम 20 से 25 पे लड़ सकते हैं, तो या तो 5-2 नहीं तो 20 से 25 पे डैमेज सा हो। हरियाणा में विधानसभा चुनाव लड़ने के पीछे समाजवादी पार्टी के अपने लॉजिक है। हरियाणा में समाजवादी पार्टी अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। दरअसल हरियाणा में 11 सीटें यादव और 7 सीटें मुस्लिम बहुल हैं। इनमें से सपा ने चुनाव लड़ने के लिए 5 सीटें चिन्हित की हैं। अच्छा, ये 5 में मामला कुछ बन सकता है। इसके अलावा हरियाणा में करीब 15 लाख प्रवासी मतदाता हैं, जिसमें से 12 लाख मतदाता उत्तर प्रदेश के मूल निवासी। इन्हीं आंकड़ों के दम पर समाजवादी पार्टी हरियाणा में चुनाव लड़ने और राष्ट्रीय पार्टी बनने की दिशा में काम कर रही है। उसको लग रहा है कि भाई हो सकता है मिल जाए वोट, जीत जाए सीटें। लेकिन हरियाणा कांग्रेस को किसी भी कीमत पर समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन मंजूर नहीं लग रहा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा लगातार अकेले चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ये दोनों ऐसी बात कर रहे हैं जो अखिलेश यादव को चुभ भी सकती है। 19 जुलाई को दीपेंद्र हुड्डा ने कहा था कि समाजवादी पार्टी का हरियाणा में कोई जनाधार नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर हमारा गठबंधन है, लेकिन राज्य स्तर पर समाजवादी पार्टी के साथ हमारा कोई गठबंधन नहीं। इसी तरह से 23 जून को भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा था कि समाजवादी पार्टी या आम आदमी पार्टी या अन्य दलों के साथ गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर था। भाई, हरियाणा में हमारा कोई गठबंधन नहीं है। यानी हरियाणा में समाजवादी पार्टी के लिए कांग्रेस के दरवाजे लगभग बंद हैं। यह अलग बात है कि अखिलेश यादव गठबंधन के लिए कांग्रेस आलाकमान से चर्चा कर रहे हैं। हालांकि लोग कह रहे हैं कि इसकी संभावना कम ही है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में गठबंधन हो पाएगा। तो यह तो कांग्रेस हमेशा से करती है। मध्य प्रदेश में कहां इनको सीट दी थी? वहां कमलनाथ ने इनको मिलने का ढंग से समय नहीं दिया था। अखिलेश यादव एकदम बमके हुए थे, नाराज थे। फिर जाके कांग्रेस सट गई यूपी में लोकसभा चुनाव। अब काम निकल गया तो हरियाणा में क्या है, उधर खड़ो। ये वाला हिसाब चल रहा है। यानी बात समाजवादी पार्टी के जनाधार पर आ गई। कांग्रेस नेताओं के इन बयानों से समाजवादी पार्टी के अंदर नाराजगी भी है। वो नहीं कहेंगे कि तुम्हारा यूपी में क्या जनाधार था जी, तुम मेरे कंधे पे बैठ के लड़ लिए। सूत्रों का कहना है कि समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस नेताओं के इस बयान को गंभीरता से लिया है और अब समाजवादी पार्टी आलाकमान भी झुकने के मूड में नहीं दिख रहा। सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी लीडरशिप का मानना है कि अगर हरियाणा में सपा का दावा नहीं बनता है तो यूपी उपचुनाव में कांग्रेस का भी तो नहीं बनता है। अगर हरियाणा में सपा का जनाधार नहीं है तो यूपी में कांग्रेस का कौन सा जनाधार है जी? हरियाणा, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर के आधार पर ही यूपी उपचुनाव में कांग्रेस को सीटें मिलेंगी। मतलब जितना उधर दोगे उतना ही मांगने आना, नहीं तो रहो कोने में खड़ा। ये बातें अभी समाजवादी पार्टी के सूत्रों के हवाले से आ रही हैं, लेकिन इसकी चर्चा राजनीतिक गलियारों में होनी शुरू हो गई। लोकसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी। ऐसे में पार्टी लीडरशिप को लगता है कि इंडी गठबंधन में समाजवादी पार्टी की हैसियत है बॉस, और यह हैसियत और ज्यादा होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी का अगर यह मानना है कि उपचुनाव में कांग्रेस का जनाधार नहीं है तो इसके पीछे समाजवादी पार्टी के पास लॉजिक है, और वो लॉजिक है उपचुनाव वाली सीटों पर कांग्रेस का प्रदर्शन। यूपी में जिन सीटों पर उपचुनाव होना है वहां कांग्रेस ने 2022 में क्या किया था? कुछ नहीं। जहां उपचुनाव होना है उनमें से 8 सीटों पर कांग्रेस 6000 वोटों के अंदर सिमट गई थी। 6000 वोट बॉस। मीरापुर, कुंदरकी, खैर और फूलपुर में तो 2000 वोट नहीं आए थे कांग्रेस पार्टी को। सिर्फ गाजियाबाद में कांग्रेस को 10,000 से ज्यादा वोट मिले थे। यह इनका हाल है, और यूपी में इनको सब चाहिए, दूसरी जगह ये किसी को कुछ देंगे नहीं। अब आप ये भी देखिए कि अगर कांग्रेस हरियाणा या महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी को सीट नहीं देती है तो उसका नुकसान क्या हो सकता है। आपको मध्य प्रदेश का उदाहरण याद दिलाता हूं। 2023 में एमपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को एक भी सीट नहीं दी। गठबंधन नहीं होने पर समाजवादी पार्टी ने एमपी में 69 सीटों पर चुनाव लड़ा। अखिलेश यादव ने 6 दिन में मध्य प्रदेश में 24 रैलियां कर दी, रोड शो कर दिए। 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी की वजह से कांग्रेस हारी थी।
यानी समाजवादी पार्टी के तेवर सख्त हैं और वो अपना प्रचार करना चाहते हैं, कद भी बढ़ाना चाहते हैं, और ये राहुल गांधी के लिए बड़ी चुनौती है। ये है इंडी गठबंधन का सच। यानी इंडी गठबंधन जो बिना किसी विचारधारा के बना था, वो अब लोकसभा चुनाव खत्म होने के 3 महीने के अंदर ही बिखरने लगा। दवा में एक्सपायरी डेट नहीं होती है, वैसे इनके गठबंधन की एक्सपायरी डेट थी लोकसभा चुनाव 4 जून। अब वो वाला गोली खा रहे हैं तो रिएक्शन हो रहा है। हरियाणा की ही तरह अखिलेश यादव महाराष्ट्र में भी ताकत दिखाने जा रहे हैं। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी ने चुनाव के लिए अखिलेश यादव से मुलाकात भी की। किन सीटों पर चुनाव लड़ना है उस पर चर्चा हुई है। यानी अखिलेश यादव ने महाराष्ट्र में चुनावी जंग का ऐलान कर दिया। अखिलेश के इस फैसले से महाराष्ट्र में इंडी गठबंधन को तगड़ा डेंट पड़ सकता है। महाराष्ट्र में भी अखिलेश यादव ने महाविकास अघाड़ी के सामने अपनी डिमांड रख दी। सूत्रों का दावा है कि महाराष्ट्र में अखिलेश यादव ने 12 सीटों की डिमांड रखी है। मुस्लिम बहुल और उत्तर भारतीय वोटरों वाली सीटों पर अखिलेश यादव की नजर है, लेकिन महाविकास अघाड़ी 1 सीट देने के मूड में नहीं है। क्या बात कर रहे हैं बॉस, यहां आप लड़िएगा। समाजवादी पार्टी का मानना है कि लोकसभा चुनाव में वो महाराष्ट्र से दूर थी, 1 भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ा था। तो ऐसे में विधानसभा चुनाव में तो उसका दावा बनेगा ना भाई। लेकिन महाविकास अघाड़ी समाजवादी पार्टी को कोई सीट देने को तैयार नहीं, यानी महाराष्ट्र में भी टकराव तय है। महाविकास अघाड़ी से सीट मिलने का कोई संकेत नहीं मिलने पर अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी को हरी झंडी दे दी और समाजवादी पार्टी फौरन महाराष्ट्र में एक्टिव हो गई। अखिलेश ने महाराष्ट्र में 12 सीटों पर कैंडिडेट लगभग तय कर लिए हैं कहा जा रहा है। अखिलेश यादव ने पीडीए के तहत 4 वरिष्ठ नेताओं को महाराष्ट्र चुनाव में प्रभारी बनाया है, जिनमें यूपी के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे, जौनपुर के विधायक लकी यादव, विधायक तूफानी सरोज, विधायक इंद्रजीत सरोज ये भी शामिल है। पीडीए के हिसाब से प्रवासी मतदाताओं और मुस्लिम बहुल सीटों पर समाजवादी पार्टी का फोकस है। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के फिलहाल 2 विधायक हैं और दोनों ही मुसलमान हैं। समाजवादी पार्टी जिस स्तर पर महाराष्ट्र में तैयारी कर रही है, उससे महाविकास अघाड़ी में बेचैनी बढ़ गई कि भाई जीतेंगे नहीं लेकिन वोट तो काट ही ना देंगे। इसी तरह समाजवादी पार्टी ने जम्मू कश्मीर में भी चुनाव लड़ने का फैसला किया। कोई जगह नहीं छोड़ रहे अखिलेश यादव, हर जगह रुमाल डाल दिया कि मैं भी बैठूंगा। जम्मू कश्मीर का हाल आपको बताता हूं, वहां समाजवादी पार्टी क्यों अकेले लड़ने वाली है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन हो चुका है। वो तो सीट शेयरिंग करके बैठे, जिसके मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस 51 सीट पर लड़ेगी, कांग्रेस 32 पर लड़ेगी। पैंथर्स पार्टी को 1 सीट, सीपीआई-एम को 1 सीट। इसके अलावा 5 सीटों पर फ्रेंडली फाइट होगी। बनिहाल, डोडा, भद्रवा, नगरोटा और सोपोर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों के कैंडिडेट उतरेंगे और लड़ेंगे। तो गठबंधन भी है और कुछ जगहों पर फ्रेंडली मैच खेल रहे हैं। कौन सा फ्रेंडली मैच बॉस? बाकी जगह हम साथ हैं और यहां पे नहीं ना, यहां हम लोग आपस में खेल रहे हैं। यानी जम्मू कश्मीर में सीटों का मामला पूरी तरह से जैसा भी कहिए घुमा फिरा के लॉक हो गया है। वहां समाजवादी पार्टी के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं है, इसलिए अब वो अकेले चुनाव मैदान में उतरे। हालांकि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो गठबंधन हुआ है वो पूरी तरह से फूल प्रूफ नहीं है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला जैसी बातें कर रहे हैं उससे तो यही लग रहा है जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गठबंधन करके कांग्रेस पे एहसान किया है। सुनिए उमर अब्दुल्ला को, फिर आपको समाजवादी पार्टी की तैयारी दिखाऊंगा, बताऊंगा। पिछले दिनों कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने का फैसला किया, हालांकि हमारे लिए वो फैसला इतना आसान नहीं था। हमारे लिए उन सीटों को कुर्बान करना जहां पे हम जानते थे कि अगर कोई मुकाबला दे सकता है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस मुकाबला दे सकती है, लेकिन क्योंकि हम चाहते थे कि बीजेपी के खिलाफ खासकर जम्मू के निचले इलाकों में, रजौरी में, पुंछ में कांग्रेस और हम जो है मिलके उन ताकतों का मुकाबला करें, तभी हमने जाके यहां पे कुछ सीटें जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की झोली से निकाल के कांग्रेस की झोली में डाल दी। सुन रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की झोली से निकाल के कांग्रेस को दी। हालांकि कांग्रेस पूरी कोशिश कर रही है कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी को रोका जाए, जिससे कांग्रेस ये मैसेज दे सके कि आर्टिकल 370 हटने से लोग खुश नहीं है और बीजेपी को हरा दिया। लेकिन अखिलेश यादव की महत्वाकांक्षा राष्ट्रीय पार्टी की, इसलिए जम्मू कश्मीर में राहुल वर्सेस अखिलेश होना तय है। 26 अगस्त को अखिलेश ने जियालाल वर्मा को जम्मू कश्मीर का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। जियालाल वर्मा जम्मू कश्मीर के सांबा के रहने वाले। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद जियालाल वर्मा ने संगठन खड़ा करना शुरू कर दिया। जियालाल वर्मा के मुताबिक आखिरी 2 चरणों के चुनाव में पार्टी लड़ेगी।
10 सीटों के लिए आवेदन आ चुके हैं और पार्टी 7 सीटों पर लड़ सकती है। यानी जम्मू कश्मीर में अब कांग्रेस के साथ साथ समाजवादी पार्टी का मुकाबला तय है और ऐसे में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन को परेशानी आ सकती है। हालांकि अखिलेश यादव ने कहा था कि वो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ देंगे, लेकिन चुनाव लड़कर वो कैसा साथ दे रहे हैं या देंगे ये तो समझ से परे। यानी बात कुछ और करना कुछ और। इंडी गठबंधन में हो रहे चुनावी घमासान में तीसरे नेता हैं अरविंद केजरीवाल, जो फिलहाल तो जेल में है, लेकिन हरियाणा और कश्मीर में कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। आम आदमी पार्टी हरियाणा की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। दिल्ली और पंजाब के बाद आम आदमी पार्टी का फोकस हरियाणा पर है और हरियाणा में तो आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के साथ कांग्रेस पर भी हमला करना शुरू कर दिया है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि वो हरियाणा की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ऐसा होने से हरियाणा में कांग्रेस को दिक्कत होना तय है, क्योंकि आम आदमी पार्टी जहां भी चुनाव लड़ती है कांग्रेस का ही वोट काटती है। दिल्ली और पंजाब इसके उदाहरण हैं, जहां आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को ही हराकर सत्ता हासिल की। इसके अलावा गुजरात में कांग्रेस का वोट काटा आम आदमी पार्टी ने, छत्तीसगढ़ में काटा, हर जगह तो ये उतर के कांग्रेस का वोट काटते हैं। अब ये कांग्रेस की गलती है, उसके बाद भी अगर आप लोकसभा चुनाव में इनसे सट रहे हो तो इनका क्या नुकसान है, कांग्रेस का ना नुकसान है। आम आदमी पार्टी सिर्फ हरियाणा में ही कांग्रेस को झटका नहीं दे रही, बल्कि वो भी जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के लिए परेशानी खड़ी कर रही। आम आदमी पार्टी ने जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ने का फैसला किया। आम आदमी पार्टी ने जम्मू कश्मीर के लिए अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी कर दी, जिसमें केजरीवाल भी हैं, सुनीता केजरीवाल भी हैं, भगवंत मान, संजय सिंह, राजगढ़ चड्ढा, मनीष सिसोदिया, आतिशी, सत्येंद्र जैन, सब इसमें लिस्ट में। आम आदमी पार्टी ने 40 नेताओं की लिस्ट बनाई है भाई, स्टार कैंपेनर की, कि ये कश्मीर में जाएंगे, जम्मू कश्मीर में जाएंगे, प्रचार करेंगे। तो सबने लोकसभा चुनाव खत्म होते अपनी अपनी तलवार निकाल लिए कि आओ काटिए देखिए। पाठशाला में अब अगली क्लास। बांग्लादेश के खूंखार आतंकी छूटने लगे जेल से। मोदी के भारत का नया संकट आ चुका है क्या सामने? आतंकी ओसामा बिन लादेन का दोस्त तबाही मचाने बाहर आ गया है। सत्ता बदलते बांग्लादेश ने पाकिस्तान से 40 टन आरडीएक्स क्यों मंगवाया है, देखिए चल। बांग्लादेश में जब बवाल हुआ था और वहां पर तख्ता पलट हुआ था, तब हमारे यहां कुछ लोग कहते थे कि भारत भी बांग्लादेश बन जाएगा। लेकिन जो लोग ये बातें करते थे वो आज पहले ये तो देख लें कि बांग्लादेश क्या बन रहा है, पहले ये तो देखो। भारत को बांग्लादेश बाद में बनाना, पहले बांग्लादेश क्या बन रहा है वो देखो। जिस बांग्लादेश के तख्ता पलट के सपने भारत में भी कुछ लोग देख रहे थे, वो बांग्लादेश अब खूंखार आतंकवादियों को खुली छूट दे रहा है। बांग्लादेश में एक के बाद एक खूंखार आतंकवादी छोड़े जा रहे हैं जेल से, और इन आतंकवादियों को अलकायदा और लश्कर तैयबा जैसे आतंकी संगठनों का सपोर्ट है। और सिर्फ छूट नहीं रहे बॉस, इनको ग्रैंड वेलकम मिल रहा है। ये वो आतंकी हैं जो भारत के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। भारत एक तरफ कश्मीर में आतंकियों से लड़ रहा है, लेकिन अब बांग्लादेश के बॉर्डर पर भी ऐसा खतरा बढ़ सकता है। आतंकी संगठन है जो बांग्लादेश में शरिया कानून लाने का सपना देख रहा है। इसी वजह से शेख हसीना ने इस संगठन पर बैन लगा दिया था, लेकिन अब तो शेख हसीना चली गई, इसलिए इन सब कट्टरपंथियों और आतंकवादियों के अच्छे दिन शुरू हो गए। अब कोई बताए जो बांग्लादेश के आंदोलन को पब्लिक का आंदोलन बता रहे थे, आरक्षण से जुड़ा आंदोलन बता रहे थे, यह आरक्षण की लड़ाई थी कि आतंकी छोड़ने शुरू हो गए, ये आरक्षण की लड़ाई थी कि हिंदुओं पर हमले शुरू हो गए, ये आरक्षण की लड़ाई थी कि आरडीएक्स की सप्लाई शुरू हो गई। यानी आरक्षण को आगे एक तरह से पर्दे की तरह रखा और पीछे यही कट्टरपंथी सोच थी। बांग्लादेश की नई सरकार अब एक एक करके कट्टरपंथियों और आतंकियों को जेल से बाहर निकाल रही है। क्यों? ये देंगे क्या आरक्षण? अच्छा, उनका वेलकम भी हो रहा है। आप देखिए कि वहां की केयर टेकर सरकार के चीफ मोहम्मद यूनिस, जिन्हें नोबेल प्राइज विजेता और बांग्लादेश का मसीहा बताया जा रहा था, वो अब इन कट्टरपंथी और आतंकियों की रिहाई की फाइलों पर कैसे धड़ाधड़ साइन कर रहे हैं, कैसे कट्टरपंथियों को खुली छूट देने में जुटे हैं। मोहम्मद यूनिस की इस अंतरिम सरकार ने बांग्लादेश की सबसे बड़ी इस्लामिक पार्टी और कट्टरपंथी संगठन जमाते इस्लामी पर से बैन ही हटा लिया। इस बैन के हटने से जमाते इस्लामी अब बांग्लादेश में चुनाव लड़ सकता है। जमाते इस्लामी वो संगठन है जो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है और बांग्लादेश में शरिया कानून लागू करना चाहता है। यह संगठन 2001 में खालिदा जिया की सरकार में शामिल भी हो चुका है। अब सोचिए कि अगर जमाते इस्लामी को सत्ता मिल गई तो बॉस फिर बचा क्या बांग्लादेश में?
इसके अलावा 3 दिन पहले बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने आतंकी जशीमुद्दीन रहमानी को भी जेल से रिहा किया। इसका ओसामा बिन लादेन के आतंकी संगठन अल कायदा से डायरेक्ट कनेक्शन रहा है, लेकिन अब यह आतंकी जमानत पर जेल से बाहर आ गया। अब बताइए बॉस, चुनाव तो पाकिस्तान में वो हाफिज सईद भी लड़ जाता है तो क्या नेता हो गया? रहेगा तो आतंकी ही ना। अब यहां भी इन लोगों को सबको छोड़ रहे हैं कि आओ बाहर आओ भाई, ये आतंकी बाहर आएगा, हाथ में RDX होगा तो पाकिस्तान को तो उड़ाएगा नहीं, हमारे यहां ही आतंकी भेजेगा। आज आपको इन कट्टरपंथियों और आतंकियों की क्राइम कुंडली को देखने की जरूरत है ताकि इनकी भारत विरोधी सोच को एक्सपोज किया जा सके और आप समझ सके कि बांग्लादेश में हुआ क्या। लेकिन उससे पहले आपको आतंकी जशीमुद्दीन रहमानी की जेल से रिहाई की तस्वीरें दिखाता हूं। 27 अगस्त को बांग्लादेश की काशीपुर जेल के बाहर बांग्लादेश की सेना की तरफ से VIP ट्रीटमेंट मिला उसको। ये देखिए भाई, ये आतंकी छूटा है ऐसा जैसे हीरो बाहर आया। इस आतंकी को लेने बांग्लादेश की सेना के जवान पहुंचे और इसने जेल से बाहर आकर अपने समर्थकों को माइक से भाषण दिया। ये तस्वीरें भारत के लिए चिंता की बात हैं क्योंकि ये आतंकी दुनिया भर में कई बड़ी आतंकी हमलों में शामिल रह चुका है। बांग्लादेश में जशीमुद्दीन रहमानी नाम का जो आतंकवादी रिहा किया गया है वो खूंखार आतंकवादी है। आतंकी जशीमुद्दीन बांग्लादेश के आतंकी संगठन ABT यानी अंसारुल्लाह बांग्ला टीम का चीफ है। यह ढाका की जामा मस्जिद का इमाम रह चुका है। 2004 में इसने अल कायदा के मदद से बांग्लादेश के मदरसे शुरू किए और वहां के युवाओं को अपने साथ जोड़ना शुरू किया। दिसंबर 2017 को अमेरिका के मैनहट्टन में हुए एक बम ब्लास्ट में इसका नाम आया था। यह आतंकी हमला ISIS की मदद से करवाया गया था। इससे पहले 2015 में इसके ग्रुप के 10 आतंकियों ने बांग्लादेश की एक बैंक को भी लूटा था। कुछ साल पहले शेख हसीना ने इस आतंकी को एक मर्डर के केस में जेल में डाल दिया था, लेकिन बांग्लादेश की सत्ता बदलते ही यह साफ हो गया कि जशीमुद्दीन की रिहाई तय है और वो आ गया बाहर। भारत के लिए खतरे की खबर यह है कि इसकी रिहाई पहले बांग्लादेश की शेरपुर जेल से 500 कैदी भाग गए थे, जिसमें इसके आतंकी भी शामिल होने की बात सामने आई। इस खूंखार आतंकी की रिहाई के अलावा मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश के सबसे कट्टरपंथी संगठन जमाते इस्लामी और इसके स्टूडेंट विंग से बैन भी हटा लिया। इस संगठन के बैन हटाने वाले कागजों पर यह लिखा गया कि जमात के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने का कोई सबूत ही नहीं मिला। जमाते इस्लामी का छात्र संगठन इस्लामी छात्र शिविर का आतंकवाद से कोई संबंध नहीं मिला। सरकार का मानना है कि जमाते इस्लामी और इस्लामी छात्र शिविर किसी भी आतंकवादी गतिविधि में शामिल नहीं है, इसलिए इन पर चल रहा प्रतिबंध हटाया जाता है। अभी तो तुम जुम्मे आए हो सरकार में, तुमको इतनी जल्दी पता भी चल गया कि कोई सबूत नहीं मिला। तुमसे हिंदुओं पर हो रहे हमले नहीं रुक पा रहे, लेकिन इतनी जल्दी सबूत मिल गए कि इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, जबकि ये वही संगठन है जिन्हें आतंकी घटनाओं में शामिल होने की वजह से बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया था। और ये आया नया नया आदमी, इसको सबूत मिलने बंद हो गए कि कुछ नहीं मिल रहा, निकालो निकालो सबको बाहर निकालो। क्या आदमी है भाई। अब यह समझिए कि इन दोनों संगठनों से बांग्लादेश के अंतरिम सरकार ने बैन क्यों हटाया। जमाते इस्लामी, जिसके खालिदा जिया की पार्टी BNP के साथ सियासी रिश्ते रहे, 2001 से 2006 के बीच जमाते इस्लामी खालिदा जिया के साथ सरकार में शामिल थी। जमाते इस्लामी वही संगठन है जिसने पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई में पाकिस्तान का साथ दिया। इस संगठन के ISI, हमास, फिलिस्तीन, इस्लामिक जिहाद जैसे कट्टरपंथी संगठनों से कनेक्शन है। 2001 से 2006 के दौरान जमात ने बांग्लादेश में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों को शरण भी दी थी। जमाते इस्लामी का छात्र संगठन इस्लामी छात्र शिविर, जो पाकिस्तानी आतंकी संगठन हुजी के साथ बहुत पहले से काम करता रहा। साल 2008 में जब बांग्लादेश में राष्ट्रपति शासन था, उस दौरान आतंकी संगठन हुजी और इस्लामी छात्र शिविर के लोगों ने भारत में 6 प्रमुख शहरों में बॉम्ब ब्लास्ट कराए थे। इन संगठनों का मकसद बांग्लादेश में प्रो पाकिस्तान और तालिबान स्टाइल कट्टरपंथी शासन को स्थापित करना है। साल 2013 में जमाते इस्लामी को शेख हसीना की सरकार ने बैन किया था। अब यह संगठन बांग्लादेश में चुनाव लड़ेगा और अगर जीतकर सत्ता में आ गया तो इस बार बांग्लादेश में शरिया कानून भी लागू हो सकता है। यानी जो लोग बांग्लादेश में तख्तापलट होने पर भारत में खुश थे, जश्न मना रहे थे, वो आज देख लें कि किस तरह से बांग्लादेश को आतंकवादियों और कट्टरपंथियों के हवाले किया जा रहा है। ये कौन से एंगल से आपको
पब्लिक की आरक्षण पाने की लड़ाई लग रही है या पब्लिक का आंदोलन लग रहा है? क्या ये लोग चाहते हैं कि भारत का भी यही हाल हो? इस समय बांग्लादेश में जमाते इस्लामी की जिम्मेदारी क्या है वो आपको बता ही रहा हूं। लेकिन भारत के लिए दूसरी टेंशन की बात यह भी है कि बांग्लादेश ने भारी संख्या में पाकिस्तान से हथियार मंगवाए और इसमें बड़ी मात्रा में आरडीएक्स शामिल है। मतलब एक तरफ आतंकी छूट रहे हैं, दूसरी तरफ धमाके का सामान आ रहा है। भारत सरकार को पता चला है कि बांग्लादेश को पाकिस्तान से हथियारों की एक बड़ी खेप मिलने वाली है, जिसमें 40,000 राउंड गोला बारूद है। इसके अलावा टैंक्स के लिए 2,000 राउंड गोला बारूद है। इतना ही नहीं, 40 टन आरडीएक्स विस्फोटक भी पाकिस्तान से आ रहा है। हथियारों की इस लिस्ट में लंबी दूरी तक हमला करने वाली 2,900 मिसाइल्स भी हैं। हैरानी तो आपको यह जानकर होगी कि इस बार बांग्लादेश ने पिछली बार से 3 गुना हथियार मंगवाए। पिछली बार 12,000 राउंड गोला बारूद मंगवाया गया था, जबकि अब की 40,000 राउंड मंगवाया गया है। इस गोला बारूद का इस्तेमाल टैंक में किया जाएगा जो 30 से 35 किलोमीटर तक फायर कर सकती है। पाकिस्तान से इन हथियारों की डिलीवरी 3 पार्ट में होगी, जो सितंबर 2024 के पहले हफ्ते में शुरू होकर दिसंबर 2024 तक चलेगी। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की अलग अलग विंग में इस ऑर्डर की लिस्ट भेज दी गई है। यानी बांग्लादेश में तो हालात खराब है ही, बांग्लादेश तो बर्बाद हो ही रहा है, लेकिन जिस तरह से वहां आतंकी छूट रहे हैं और पाकिस्तान हथियार सप्लाई कर रहा है, नरेंद्र मोदी सरकार के लिए एक नई टेंशन सामने खड़ी दिख रही है। लेकिन जो पाकिस्तान बांग्लादेश को हथियार सप्लाई कर रहा है वो भी बचा हुआ नहीं है, उसके लिए भी टेंशन है। एक बड़ी खबर आपको बता दूं, हिमाचल प्रदेश के डलहौजी के एक होटल में उस समय हंगामा मच गया जब एक भालू होटल में घुस गया। अब ये भालू होटल में क्या करने गया था ये तो वही जाने, लेकिन भालू को देखकर होटल स्टाफ और वहां रुके हुए लोगों के होश जरूर हुए। हालांकि थोड़ी देर में भालू होटल से निकलकर जंगल में भाग गया। ये तस्वीरें आप देखिए, उसका भी छुट्टी मनाने का मन किया होगा। इसी तरह की एक और हैरान करने वाली तस्वीर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर से आई, जहां एक टाइगर अचानक सड़क पर चहलकदमी करता दिखाई दिया। सड़क पर टाइगर को देखकर लोगों का गला सूख गया। यहां भी इंसानों की किस्मत अच्छी रही कि टाइगर बिना किसी पर हमला किए जंगल की तरफ चला गया।